हिंदू इतिहास, इसको मुस्लिम का इतिहास और इसे कहते हैं ब्रिटिशर्स का इतिहास। इसमें जो लिखा है वही सत्य है। अगर इसमें गलत लिखा हुआ है तो एग्जाम में आप वही बात लिख करके आइए, आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एनसीईआरटी ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं इन तीनों बुक में। जब कोविड आया था तो कोविड के समय कहा गया कि थोड़े बच्चों को एनसीईआरटी में बच्चों को कुछ चीज़ें हल्का कर देनी चाहिए। तमाम जो किताबें लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, क्यों लिखा गया, इसमें क्या क्या बातें कही गई है, इबादतनामा, ये तमाम चीज़ें जो है, सुलह एक कुल की नीति, ये तमाम चीज़ें हम लोग किसमें पढ़ेंगे? इतिहास में। हमारे ही हम सफ़र बैच के बच्चे 99 भी मार्क्स ला चुके हैं। कि अब आप कहेंगे कि सर पैटर्न क्या होता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, 1 नंबर के प्रश्न कितने होते हैं, 2 नंबर के कितने होते हैं, 5 नंबर के कितने होते हैं। ये 100 नंबर वाले तो गारंटी है कि सब बच्चे 50 से 50 लाएंगे, 50 से 50 सब लाएंगे। यहाँ पे आती है बात 5 नंबर वाले प्रश्नों को कैसे तैयार करना है और 2 नंबर वाले प्रश्नों को। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 2025 बैच को सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम देकर के अपने फीडबैक भी हमें भेज चुके हैं कि सर बहुत शानदार एग्ज़ाम गया। तो उसी कड़ी में हम लोग 2025-26 वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए हिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा, बहुत ही विस्तृत तरीके से हम लोग समझेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर्स को हटा दिया गया एनसीईआरटी से, कौन-कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने के बाद कौन से चैप्टर्स समझ में नहीं आएँगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग सिलेबस को देखते हैं, बहुत ही बारीकी से सिलेबस को देखेंगे, ठीक है? जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए, कुछ जानकारी तो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए इतिहास के बारे में। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इतिहास को 3 खंड में हम लोग बाँट करके पढ़ते हैं, ठीक है? इतिहास के 3 खंड होते हैं, ठीक है? एक तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल अगर आप जानते हैं तो सारे बच्चे कहेंगे कि सर एक तो प्राचीन इतिहास होगा, एक प्राचीन इतिहास होगा, जो कि काफ़ी प्रचलित है, पर प्राचीन इतिहास। दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरे की बात करेंगे हम लोग तो आधुनिक इतिहास। ठीक है, यही 3। अगर आप लोगों ने 6 क्लास को अच्छे से पढ़े होंगे, 6 क्लास में आप लोग अच्छे से अगर इतिहास को पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक काल विभाजन के तौर पे इतिहास को अंग्रेजी इतिहासकारों ने, ये भारतीय इतिहासकारों के अनुसार 3 भाग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक है। अंग्रेज इतिहासकार इतिहास को किस संदर्भ में देखते हैं, इतिहास को कालखंड के अनुसार कैसे-कैसे बाँटते हैं, तो वो जो बाँटे थे, तो इसको हिंदू इतिहास, इसको मुस्लिम का इतिहास और इसे कहते हैं ब्रिटिशर्स का इतिहास। इस जो प्राचीन इतिहास है, इसे हिंदू का इतिहास। देखिए, वो लोग कितने, उनकी सोच ही बाँटने वाली थी, ठीक है? अंग्रेजों की सोच ही बाँटने वाली थी। प्राचीन इतिहास को अंग्रेजों ने क्या कहा? हिंदू का इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को उन्होंने क्या कहा? मुस्लिमों का इतिहास। और इसे इन्होंने क्या कहा? अंग्रेजों का इतिहास। ठीक है? अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ऐसा कहा क्यों? ठीक है? ये ये भारतीय इतिहासकार के अनुसार 3 भागों में, ठीक है? भारतीय इतिहासकार के अनुसार। इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। ये नहीं कि एकदम जो किताब लिख कर के आए, इस पे छाप दिए और हम टिक कराते गए, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है? इतिहास को पूरी कहानी के माध्यम से। इतिहास का मतलब कुछ लोगों ने ईस्वी लगा करके रखा है। इतिहास में हमारे ही हमसफ़र बैच के बच्चे 99 भी मार्क्स ला चुके हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इतिहास को एक कहानी के तौर पे हम लोग पढ़ाते हैं। एकदम आपको चीज़ों को, एक-एक चीज़ों को आपके दिमाग में बैठाना मेरा काम होता है, ठीक है? बहरहाल हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये भारतीय इतिहासकारों के अनुसार
ये है, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और अंग्रेजी इतिहासकार के अनुसार, ठीक है, अंग्रेजी इतिहासकार के अनुसार, यानी कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेजी इतिहासकार के अनुसार ये है हिंदू का इतिहास, मुसलमानों का इतिहास और अंग्रेजों का इतिहास। इस तरीके से इन लोगों ने कैटेगराइज किया। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब कम से कम ये बातें तो आपको पता चल गया होगा, जो प्राचीन इतिहास का काल होगा इसमें क्या होगा, इसमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता से लेकर के 16 महाजनपद से लेकर के मौर्य, गुप्ता, ये तमाम चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आएंगे तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत और मुगल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल को, जिसमें से मुगल के कुछ चैप्टर्स को बाहर कर दिए गए, लेकिन हम लोग उसको बाहर नहीं करेंगे क्योंकि आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए वो चैप्टर्स जरूरी है। पीछे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तभी आगे आपको समझ में आएगा। तो पूरे दिल्ली सल्तनत और इसमें मुगल का इतिहास, ये दोनों हम लोग इसमें कवर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यूरोपियों के आगमन से लेकर के जब अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, अंग्रेज के आने से पहले भी पुर्तगीज आए थे, पुर्तगालियों के आने से लेकर के भारत के गुलाम होने तक और भारत के गुलामी से लेकर के भारत की आजादी तक के इतिहास को हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी बैच में हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है, अर्ध ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, ये तमाम चीजें अभी तो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, तो ये कुछ सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपके 3 बुक्स हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस बुक से सर आप पढ़ाएंगे, कौन से बुक का हम कौन से बुक खरीदें, किस बुक से। तो ये 3 बुक है, ये एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक है ये। ठीक है, पढ़ाई में इसको ही बाइबल माना गया है, गीता माना गया है, लेकिन इसमें जो लिखा है वही सत्य है। अगर इसमें गलत लिखा हुआ है तो एग्जाम में आप वही बात लिख करके आइए, आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ तक कि सिर्फ बोर्ड में ही नहीं, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे बड़े एग्जामों में, जितने बड़े से बड़े एग्जाम हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही सही होता है। ठीक है, तो किसी दूसरे बुक को आप फॉलो नहीं करेंगे। मार्केट में ऐसे हजारों बुक हैं, ठीक है, जिसमें भर भर के गलतियां दी गई है, वही चीजें लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वही चीजें लोग बच्चों को परोस रहे हैं, और लोग बच्चे बड़े चाव से उसको लेकर कहते हैं वाह मैंने इतिहास पढ़ लिया, लेकिन इतिहास की बहुत सारी गलतियों को लोग आज यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों से आप बच के ये 3 किताब ले लीजिएगा। ये आपका भाग 1 है, ये आपका भाग 2 है, ये आपका भाग 3 है। ठीक है, ये आपका प्राचीन इतिहास, ये मध्यकालीन इतिहास, ये आपका प्राचीन इतिहास का बुक है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, ये आपका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और ये आपका बाबू आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये 3 बुक हैं। ठीक है, अब क्या था, अब क्या हुआ है वर्तमान समय में, अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं इन तीनों बुक में। जब कोविड आया था तो कोविड के समय कहा गया कि थोड़े बच्चों को एनसीईआरटी में बच्चों को कुछ चीजें हल्का कर देनी चाहिए, और कुछ अभी जो सरकार वर्तमान में चल रही है उस सरकार की मानसिकता आपको पता है कि वो लोग हिंदुत्ववादी सोच के हैं। ठीक है, हिंदुत्ववादी सोच के हैं, तो इस तरीके से कहा जाता है, देखिए सरकार की आलोचना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि सरकार की सोच की वजह से कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए जिसमें से नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें से इस पे बहुत विवाद हुआ था, लेकिन उन विवादों में हम नहीं जाना है, उन विवादों से हमारा क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। हमें तो जानना है कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर हटे हैं और कौन कौन से चैप्टर जोड़े गए हैं। जोड़े गए हैं मतलब पे किसी भी चैप्टर्स को जोड़ा नहीं गया है, लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है, तो देखिए इस बुक में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं है। प्राचीन इतिहास जो है इसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। मध्यकालीन इतिहास के 2 चैप्टर्स, ठीक है, 2 चैप्टर्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है, एक चैप्टर्स यहाँ से हटाए गए, 2 नहीं, यहाँ से एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था शासक तथा इतिवृत्ति, ठीक है, इसमें से एक चैप्टर्स को हटा दिए गए। यहाँ से आधुनिक इतिहास से 2 चैप्टर्स को हटाए गए। ठीक है, यहाँ से 2 चैप्टर्स को हटाए गए हैं, जिसमें से एक औपनिवेशिक शहर, ठीक है, एक औपनिवेशिक शहर, और दूसरा जो था विभाजन को समझना, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो कैसे हुआ था, इसको समझना। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये चैप्टर्स हटा दिए हैं, न्यू एनसीईआरटी में ये 3 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स को, क्या इन तीनों चैप्टर्स को हम छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं तो छोड़ेंगे। इन तीनों चैप्टर्स को बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है।
अगर मान लीजिए चैप्टर नंबर 7 हटाया गया, अगर 7 आप नहीं पढ़ेंगे तो 8 आपको समझ में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 14 हटाएगा तो 15 आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार ही 15 के 15 चैप्टर्स पढ़ेंगे। इस बुक में आपके 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसमें आपके 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसमें आपके 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें 4, अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें 4 पढ़ने हैं, इसमें न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 पढ़ने हैं। ठीक है, और इसमें भी 4 पढ़ने हैं। टोटल मिलाकर के 12 चैप्टर्स, आप जो बुक अभी खरीदेंगे मार्केट में उसमें 12 ही चैप्टर होंगे, लेकिन हम आपको कितने चैप्टर्स पढ़ाएंगे? 16 चैप्टर्स पढ़ाएंगे। तो अब आप कहेंगे सर बताइए ना कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाएंगे, तो आइए ना बताते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका यूनिट फर्स्ट है, यानी कि बुक फर्स्ट है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, ये आपका यूनिट फर्स्ट है। यहाँ पे देखिए ईट मनके तथा अस्थियां। ठीक है, ईट मनके तथा अस्थियां, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ईट मनके तथा अस्थियां, ये हड़प्पा सभ्यता। इसी सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता, या इसको सैंधव सभ्यता। देखिए इनके कितने नाम है, सैंधव सभ्यता, इसी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं, इसी सभ्यता को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं, इसी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। अब आप कहेंगे ठीक है, एक ही चैप्टर के सर इतने नाम, हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता क्यों बोलते हैं, सैंधव सभ्यता, या इसी को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, या कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो सबके अपने अपने मतलब हैं। ठीक है, सबके अपने अपने मतलब हैं। देखिए सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, या कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो हड़प्पा वो पहला जगह था जहां पे इस सभ्यता की खुदाई स्टार्ट हुई थी। तो वो पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा है। ठीक है, वहां से पहली बार खुदाई स्टार्ट हुई। तो लोगों ने कहा कि पहला स्थल अगर हड़प्पा था तो इसे क्यों ना हम हड़प्पा सभ्यता कहें। इतिहासकारों ने कहा क्यों नहीं इसे हड़प्पा सभ्यता कहें। तो कुछ इतिहासकार ने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो दूसरे इतिहासकार ने आया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे। कहा भाई कोई लॉजिक तो दीजिए, कोई लॉजिक दीजिए कि क्यों सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे, पहला स्थल था हड़प्पा तो हड़प्पा सभ्यता बोले। तो उन्होंने कहा इसके अधिकांश स्थल, इस सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे है, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे। लोगों ने कहा वाह वाह बहुत अच्छा है, सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा आपने लॉजिक बता दिया। तो फिर कहा कि अच्छा बताइए कि हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहेंगे। कहा इस समय कांसे का प्रयोग किया जा रहा था, लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा था, तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहेंगे। अच्छा ये भी बात है। तो सैंधव सभ्यता क्यों कहा, तो सैंधवों का उस समय सैंधव करके वो मूर्ति पूजा जब होती थी, सैंधवों की भी पूजा होती थी। ठीक है, और कुबर वाले बैल की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, काशी सैंधव सभ्यता भी कह सकते। तो सब अपने अपने तर्क दिए और इसके अलग अलग नाम बताए गए। ठीक है, इन सभी नामों पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको हम पूरे मैप, भारत के मैप पे पूरे हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, एक भी स्थल ऐसा नहीं होगा जो आपको रटने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक भी ऐसा स्थल नहीं होगा रटने की जरूरत पड़ेगा। हम लोग यहाँ से निकालेंगे सिंधु घाटी सिंधु नदी को और पूरे ले जाएंगे यहाँ तक। बाकी कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सी जगह है सब कुछ हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम लोग चैप्टर्स को देख रहे हैं। दूसरा चैप्टर आपका है राजा, किसान तथा नगर, यानी कि आरंभिक राज और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, आरंभिक राज और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें देखिए राजा, किसान तथा नगर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली जो वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद वाली जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, जिसमें लौह युगीन सभ्यता भी आती है। उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो जाएगी। लोहे की खोज होगी तो जहां लकड़ी से होती थी, जहां लकड़ी से खेत की जुताई होती थी, अब अगर लोहे से जुताई होगी तो कृषि अच्छी होगी, तो किसान आएंगे ना। तो इसीलिए देखते हैं यहाँ पे किसान पहले राजा था। ठीक है, लकड़ी के बाद लोहा आता है, तो लोहे से किसानों की स्थिति अच्छी होती है। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे 16 महाजनपद का उदय होगा, छोटे छोटे शहर बनने लगेंगे और धीरे धीरे इसी तरीके से बहुत 16 बड़े बड़े शहर बनेंगे, जिसमें से मगध सबसे शक्तिशाली होता है, जहां के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संस्थापक होंगे। और मगध पे कई सारे शासक होंगे, हर्यक वंश होंगे, शिशुनाग वंश होंगे, नंद वंश होंगे, मौर्य वंश होंगे। और मौर्य वंश में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को,
ठीक है, इन बड़े बड़े प्रतापी राजा जो है इन सबको जानेंगे। आखिर राजगिरी को ही मगध की राजधानी क्यों बनाई गई थी, राजगिरी से वैशाली क्यों लाया गया था, वैशाली से पाटलिपुत्र क्यों राजधानी लाया गया था, इन तमाम चीजों पे क्या करेंगे हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर है अपना बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वर्ण व्यवस्था, यानी कि आरंभिक जो समाज थी, ठीक है, आरंभिक समाज में कैसे जाति आया। अभी हम लोग कहते हैं कि तुम अहीर हो, तुम कुशवाहा हो, तुम कोयरी हो, तुम रविदास हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तमाम तरह की जो जातियां, आखिर इस जातियों का जड़ कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये जातियां आखिर आई कहाँ से। शुरुआत में सिर्फ 4 ही जाति हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 ये जातियां का एक बड़ा सा जकीरा बिछ गया है। ये जाति है कि जाति नहीं। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये जाति है कि जाति नहीं, और ये कभी नहीं जाएगी। ये जाति व्यवस्था जो है ये भारत का यथार्थ सच है, इसे स्वीकार लेना चाहिए लोगों को। ठीक है, ये यथार्थ सच है, हाँ, लेकिन जो भेदभाव है वो गलत है, लेकिन जाति सच्चाई है। ठीक है, अब जाति आई कैसे, किसने तय किया कि कौन कौन से जात के होंगे, किसने तय किया कि तुम इस जात के होगे, तुम उस जात के होगे, इन तमाम चीजों पर से हम पर्दा उठाएंगे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, वहां से फिर देखेंगे जाति व्यवस्था किस तरीके से उत्पन्न होते, विवाह के कितने प्रकार होते थे, किस तरीके का विवाह होता था। ठीक है, महाभारत के संदर्भ में हम चीजों को लेकर के आपको बताएंगे। आखिर द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए थे, द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए थे, इन तमाम चीजों से पर्दा उठाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर चौथा चैप्टर आपका है विचारक, विश्वास तथा इमारतें। ये चैप्टर बुद्ध और जैन से बिहार की धरती दो दो धर्मों को जन्म दी है। लोग बिहार को गाली देते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक वीडियोज देखे होंगे, यूट्यूब पे आप देखे होंगे, और तमाम सोशल मीडिया पे ये काफी सर्कुलेट हो रहा था। एक केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका थी, ठीक है, वो उनका जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग थी, और अपने बिहार को भर भर के गाली दे रही थी। बेचारी को शायद वो हमसे कम से कम पढ़ ली होती बिहार के बारे में। हम उनको बताते कि हम बिहारी क्या हैं, बिहार क्या है। आप बिहार को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप गालियां दे रहे हैं, क्योंकि जहानाबाद में पब नहीं है, जहानाबाद में आपको घूमने के लिए जगह नहीं मिले, जहानाबाद में आप नाच नहीं सकती हैं, इसलिए आपने पूरे बिहार को गाली दे दिया। हाँ, आप कहती कि जहानाबाद में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं है, यहाँ पे अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन आपने पूरे बिहार को गाली दिया। उनको आराम से उनकी चोटी पकड़ते, वो शिक्षिका है, सम्माननीय है, लेकिन उन्होंने बिहार को गाली दी तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुआ। मैं तो उन्हें पकड़ करके लाता, आइए मैडम यहाँ आइए, आप मेरे पास आइए, बैठिए, मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ बिहार का। ये चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये आर्यभट्ट की धरती है, ये चाणक्य की धरती है मैडम, आइए। तो पूरे की पूरे दुनिया को हमने एक धर्म दिया, एक नहीं दो दो धर्म दिया। हम लोकतंत्र की जननी रहे हैं, और आप इस तरीके से बिहार को गाली दे रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। विचारक में आपके महावीर और गौतम बुद्ध आएंगे। ठीक है, लोग उस पर विश्वास करेंगे तो एक सांस्कृतिक विकास होगा, यानी कि धार्मिक विकास होगा। और उसमें देखेंगे कि जब बुद्ध की मृत्यु होगी तो उस पर तमाम तरह के स्तूपे बनेंगे, उसी को हम लोग इमारत के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये 4 चीजें हम लोग किसमें देखेंगे, प्राचीन इतिहास में। ठीक है, आपका जो भाग 1 है। दूसरा आपका जो बुक है वो मध्यकालीन इतिहास का है। इसमें हम लोग 4 चैप्टर, इसमें भी नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नहीं तो ऐसे इसमें 5 चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। 5 चैप्टर्स में से देखिए, यात्रियों के नजरिए और समाज के बारे में उनकी समझ। अब देखिए, भारत में कुछ यात्री आएंगे, इब्न बतूता आएंगे, अल ब्रूनी आएंगे, फ्रांसवा वर्नियर आएंगे, और ये तमाम लोग आएंगे, मोरक्को से आएंगे, फ्रांस से आएंगे, अब और उज्बेकिस्तान से आएंगे। और ये लोग भारत में आकर के भारत के बारे में क्या कहते हैं, भारत से तुलना करते हैं यूरोप की, और तुलनात्मक चीजें बताते हैं भारत के समाज के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की सड़कों के बारे में, भारत के डाक व्यवस्था के बारे में। ये तमाम चीजों पे वो अपनी राय रखते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को देखेंगे कहाँ पे, यात्रियों के नजरिए में। फिर भक्ति सूफी परंपरा। ठीक है, भक्ति सूफी परंपरा में हम लोग देखेंगे कि महिला भक्ति संत जो हुआ करती थी। हिंदू धर्म में कई अलग अलग भगवान को मानने वाले, कोई शिवलिंग को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई विष्णु को मानते हैं। ठीक इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में देखें, सुहारवर्दी है, चिश्ती है, कादरी है, नक्शबंदी है, अलग अलग तरह के सिलसिलाएं हैं। इन तमाम चीजों को हम लोग
इस चैप्टर में देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है। इससे काफी भर भर के क्वेश्चन इस बार आए हैं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से, ठीक है। तो इस चैप्टर को देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, संगम वंश देखेंगे, सुलु वंश देखेंगे, तुलु वंश देखेंगे, आरबीडू वंश देखेंगे, और उसी में देखेंगे कि तुलु वंश के एक महान शक्तिशाली शासक होते कृष्णदेव राय, उनके बारे में देखेंगे, महानदी डिब्बा के बारे में देखेंगे, हम्पी शहर जो आज भी कर्नाटक में स्थित है, तो उसके बारे में हमारी क्या समझ है, किस तरीके से वो शहर आया, किस तरीके से उस शहर का सर्वेक्षण हुआ, ये तमाम चीजें हम लोग एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में देखेंगे। फिर 8वां चैप्टर अपना होगा किसान, जमींदार और राज्य, ठीक है। किसान, जमींदार और राज्य, यानी कि कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य और कृषि, अब देखिए उस समय के जो शासक थे, ठीक है, उस समय के जो शासक थे वो किस तरीके से किसानों पे कर लगाते थे, कर लगा करके किस तरीके की वसूली करते थे, ये किसके समय में, मुगलों के समय में। मुगलों के समय में सिंचाई की क्या व्यवस्था हुआ करती थी, मुगल किस तरह की व्यवस्थाएं लाए थे किसानों के लिए, खास करके जमींदारों के लिए, और राज्य में कृषि की क्या स्थिति थी, इन चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और ये जो 9th नंबर चैप्टर है, ये आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, ओल्ड एनसीईआरटी में, ठीक है। ये चीजें एक बार देख लीजिएगा, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, ये सब न्यू एनसीईआरटी मिल जाएगा। ये शासक तथा इतिवृत्ति यानी कि मुगल दरबार, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें बाबर से लेकर के यानी कि 1526 से लेकर के 1857 तक का जो इतिहास रहा है, मुगलों का जो इतिहास रहा है, 1526 में मुगल वंश की स्थापना से लेकर के 1857 में जब बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है भारत से और पूरी तरीके से भारत में मुगल समाप्त हो जाएगा, वहां तक के इतिहास को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से बाबर होंगे, हुमायूं होंगे, अकबर होंगे, जहांगीर होंगे, शाहजहां होंगे, औरंगजेब होंगे, इन तमाम लोगों की जीवनी, बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, बादशाहनामा, ये तमाम जो किताबें लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, क्यों लिखा गया, इसमें क्या क्या बातें कही गई है, इबादतनामा, ये तमाम चीजें जो है, सुलह एक कुल की नीति, ये तमाम चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। आखिर अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, अकबर को ही सिर्फ महान क्यों कहा गया है, हुमायूं को महान क्यों नहीं कहा गया, औरंगजेब को क्यों नहीं कहा गया, जहांगीर को क्यों नहीं, बाबर को क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकबर को ही महान क्यों कहा गया है। तो इसके पीछे बहुत बहुत सारे राज्य हैं, इन तमाम चीजों को हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से पूर्वाग्रह से नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल इतिहास को गलत तरीके से परोसा जा रहा है, इतिहास को गलत तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, और बच्चे हाथों हाथ गलत इतिहास को ले रहे हैं, ठीक है। जो इतिहास में होगा वो तमाम चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में, सॉरी बुक 2 में, और ये बुक 3 है आपका, ठीक है। ये आपके कौन है, आधुनिक भारत के इतिहास, ठीक है। ये जो तीसरा बुक है आपका, इसमें हम लोग देखेंगे 6 चैप्टर्स, ठीक है। उसमें 5 थे, इसमें 6 थे। देखिए ये कलर जो है, ये ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में है, ठीक है। न्यू में ये नहीं होगा चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। क्योंकि ये चैप्टर नंबर 12 नहीं पढ़ाएंगे तो आपको 13 सही से नहीं समझ में आएगा, 14 नहीं पढ़ाएंगे तो 15 समझ में सही से नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए सारी की सारी चीजों को हम आपको बताएंगे। उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, यानी कि उपनिवेशवाद का सीधा सीधा मतलब किससे होता है, गुलामी से, ठीक है। उपनिवेश यानी कि हम भारत जो थे, भारत जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कि ये जो रूम है, यहाँ इस रूम में जो रहने वाले लोग हैं मेरे उपनिवेश है, यानी कि इस रूम में रहने वाले लोग मेरे गुलाम हैं, ठीक है। तो उपनिवेश का मतलब सीधा सीधा किससे है, गुलामी से, ठीक है, गुलामी से, ठीक है, सीधा सरल भाषा में, ठीक है। और खास करके देहात में, शुरू में जब अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में आप देखेंगे पूरी तरीके से कब्जा जमाता है। फिर सरकारी अभिलेखों का अध्ययन होता है। फिर अगला चैप्टर आप देखेंगे, ये जो हमें गुलाम बनाता है, इसकी गुलामी से त्रस्त आकर के एक विद्रोह होता है, जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। 1857 का आंदोलन लिखा है, 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति होती है। और 1857 की क्रांति में आप देखेंगे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। वो 84 साल का बूढ़ा वीर कुंवर सिंह के बारे में, जो आप सुबह सुबह अगर याद करिए अपने बचपन को, तो बचपन में हम लोग वीर कुंवर सिंह अमर रहे क्यों कहते हैं, बिहार के हर बच्चे कहते हैं वीर कुंवर सिंह अमर रहे। आखिर वीर कुंवर सिंह क्यों अमर रहे, क्यों इतने महान थे, ठीक है। उनके बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने बुढ़ापे में भी, मरते दम तक अंग्रेज उन्हें नहीं छू सका, मरते दम तक।
वो कहा जाता है जब वो मर रहे थे तब तक भी उनके राज्य में स्वतंत्रता का पटाखा फहरा रहा था। ठीक है, उनके हाथों में गोलियां लगी हुई थी, उन्होंने अपने हाथों को काट करके गंगा मैया में चढ़ा दिए वीर कुंवर सिंह, और फिर भी वो अंग्रेजों से लड़ते रहे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह की बात इसमें हम करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन रोज जब उन्हें मार दिए थे, मारकर जो जमीन पर लेटी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सामने एकमात्र सोई हुई मर्द है, ये जो पूरी क्रांति हुई इसमें से अगर सबसे बड़ा कोई मर्द है तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। बेगम हजरत महल की हम लोग बात करेंगे, तात्या टोपे की बात करेंगे, नाना साहब की बात करेंगे। ठीक है, इन तमाम लोगों की हम लोग, मंगल पांडे जी की बात करेंगे, तमाम लोगों की बात करेंगे 1857 की क्रांति में। फिर उपनिवेशिक शहर, नगरीकरण और नगर नियोजन, किस तरीके से अंग्रेजों ने बड़े बड़े शहर बनाने शुरू किए। ठीक है, कोलकाता बनाया, ठीक है, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुरा को मिला करके कोलकाता शहर बनाया। कोलकाता शहर अंग्रेजों ने कैसे बनाया, कैसे इतना खूबसूरत बना करके उसे राजधानी तक बनाया। भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी 1912 तक, ठीक है, 1911 तक, 12 में दिल्ली हुई। फिर देखेंगे आप मद्रास बनाया, जो भारत में सबसे पहला नगर निगम था वो मद्रास ही था। फिर आप देखेंगे कि दहेज में बंबई अंग्रेजों को मिलता है, और फिर बंबई को वो बहुत शानदार बनाते हैं, यहीं पे शानदार एक होटल बनाते हैं, और उसी होटल को देख करके उस समय ताज होटल का जो निर्माण, वर्तमान में जो ताज होटल पे जो हमला हुआ था, आपको पता होगा मुंबई में सबसे बड़ा होटल जो ताज है, उसी समय ताज की नींव रखी गई थी जमशेद टाटा के द्वारा। क्यों रखी गई थी नींव? जब अंग्रेज विकास कर रहे थे भारत में शहरों का, तो भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं था बड़े बड़े होटल में जाना, ये जमशेद जी टाटा जी को बुरा लगा और उन्होंने वहां पे ताज की नींव रखती थी। ये चीज हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। फिर 13 नंबर चैप्टर देखेंगे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी और क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में भी क्या, देखिए महात्मा गांधी सबसे पहले भारत से लेकर के, भारत में उनके जन्म से लेकर के और 1947 में हम आजादी देने से लेकर के 31 जनवरी 1948 तक, जब तक उनकी मृत्यु होती है, ठीक है, उनकी मृत्यु तक, यानी कि उनके जन्म से लेकर के 1869 से लेकर के 1948 तक गांधी जी के बारे में देखेंगे। इनमें कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे हम लोग, चंपारण की चर्चा करेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर की चर्चा करेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा करेंगे, और सहयोग आंदोलन की बात करेंगे हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। इस तरीके से पूरे के पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फिर विभाजन को समझना, आखिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ, भारत और पाकिस्तान को बंटवारे में क्या नेहरू का योगदान था, क्या गांधी का योगदान था, क्या गांधी जी ने देश को बंटवा दिया? नहीं। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भ्रांतियां फैलाई जाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो कुछ लोग सुबह सुबह पोटी करते हैं और उस पोटी को सीधे सीधे लोग जो लेते हैं, उससे एकदम पर्दा उठ जाएगा। जो बच्चे इतिहास की क्लास अच्छे से कर लेंगे वो तो कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे जो भ्रांतियां चलाई जा रही है उन भ्रांतियों से तो कम से कम बचेंगे। गांधी कतई भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने तो कहा था भारत का बंटवारा मेरे लाश से होकर होकर गुजरेगा। अब कुछ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पॉटी अपने दिमाग में डाल रखे होंगे वो कहेंगे अच्छा, वो कहते मेरे लाश से गुजरेगा, तो सर भारत का बंटवारा तो 1947 में हो गया, तो वो तो जिंदे थे, उनके लाश पे कहाँ कोई गुजरा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय भारत का बंटवारा हो रहा था, जब पूरा का पूरा भारत आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब वो गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी नोआखाली में, गांधी जी नोआखाली में जो दंगा पीड़ित लोग थे उनकी मदद कर रहे थे, उनके बीच थे, उनके आंसू पोंछ रहे थे। उन्हें पता भी नहीं कि भारत का बंटवारा हो चुका है। वो तो यहां तक कह दिए कि ठीक है जिन्ना को बना दो प्रधानमंत्री, लेकिन इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। वो इतना ये थे, लेकिन उनके बारे में जैसे आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे गंदगी फैलाई जाती है, ठीक उसी तरीके से उनके बारे में एक गलत नैरेटिव फैलाया गया कि ये मुसलमानों के हमदर्द हैं, ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं। इसीलिए गोडसे के दिमाग में यही गंदगी डाली गई थी, तो गोडसे ने उन्हें गोली मारा, गांधी जी को। जब आप पढ़ेंगे गोडसे के बारे में तो देखेंगे वो क्यों मारे। आखिर किसी व्यक्ति, आप बताइए गांधी कितने बड़े व्यक्तित्व के थे कि गोडसे ने गोली मारने से पहले उनके चरण छुए। उन्हें भी पता था कि ये व्यक्ति बहुत महान है। जिस व्यक्ति का जन्म एक बैरिस्टर के घर में होता है, जिस व्यक्ति के पिता उस समय बहुत अच्छा खासा कमा रहे होते थे, जिस व्यक्ति को लंदन में इनर टेम्पल जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिलता है, वो व्यक्ति भारत आकर के पूरा अपना सूट बूट खोल करके एक कपड़े में अपना पूरा जीवन यापन कर देता है। सोचिए उस व्यक्ति को किस चीज की लालसा, उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया इस देश में,
कभी किसी कोई पद नहीं लिया। लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता क्यों? भाई उससे भी बड़ा कोई दर्जा हो तो उन्हें देना चाहिए। अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, वाकई आजकल 10-12 साल के लड़के गांधी पे बात करते हैं, 14 साल के लड़के गांधी पे बात करते हैं। अरे भाई तुम्हारा उम्र गुजर जाएगा वो गांधी को पढ़ने में, उन पे इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, और बात तो मत करो यार कम से कम। तो इस तरह की चीजें फैलाई गई हैं, उन तमाम चीजों से हम कोशिश करेंगे आपको रूबरू कराएं क्या सही था। फिर हम लोग देखेंगे जब आज़ाद देश हो जाता है तो क्या हमें आज़ादी 1947 में मिल गई थी? हाँ, पूरी आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हमें सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमें सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, अंग्रेजी व्यवस्था से हमें आज़ादी नहीं मिली थी। फिर जा करके 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है, ठीक है, इस संविधान निर्माण, ठीक है, संविधान जब हमारा लागू होता है तब जाकर के हम पूरी तरीके से आज़ाद होते हैं। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमें पूरी आज़ादी नहीं मिली थी। पूरी आज़ादी हमें कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए थे, अंग्रेजों से आज़ाद हो गए थे, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था को ही आगे बढ़ा रहे थे। फिर जब 26 जनवरी को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को जब इसे लागू किया जाता है, तब जाकर के हमें पूरी आज़ादी मिलती है। तो यहाँ तक के इतिहास को हम लोग देखेंगे, उसके आगे के भी इतिहास को कोशिश करेंगे हम लोग 2024 तक के इतिहास को, ठीक है, 2024 तक जो घटना घटी है, यहाँ तक की घटनाओं का हम लोग अध्ययन करें। ठीक है, जो मोटा मोटी बीच में कोई घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम आपको बताएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको 12th में आप बेहतर करें, आप अपने जीवन में इतिहास में शानदार करेंगे। ठीक है, हम सफर बैच है अपना, ठीक है, ये फाउंडेशन बैच होता है, हम सफर बैच। इस बैच से कई सारे बच्चों ने, ठीक है, कई सारे बच्चों ने हिस्ट्री में, ठीक है, मैं एक वीडियोज लेकर के आऊँगा उन बच्चों को, आप जाइए एजुकेशन बाबा पे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू पर हैं, उसमें से एक तनु है, ठीक है, जो 2024 में आर्ट्स की 3rd टॉपर्स रही हैं। वो हिस्ट्री में 99 मार्क्स लाई थी, ठीक है, 99 मार्क्स लाई थी, ठीक है। और मेरे लगभग 100 प्लस बच्चों ने, ठीक है, 100 प्लस बच्चों ने 98 मार्क्स लाए, ठीक है, इसमें तो सिर्फ एक ही बच्चे थे, ठीक है, और 200 प्लस, ठीक है, बच्चों ने 97 मार्क्स। इस तरह के बहुत सारे मार्कशीट पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मार्क्स पड़े हुए हैं। और अधिकतर बच्चे, आप यकीन माने, ठीक है, आप यकीन माने, जाकर के मेरे कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ईवी आर्ट्स क्लासेस पे भी है, एजुकेशन बाबा पे भी है, आप जाकर के देखिए, जो पेपर्स हुए हैं उससे एक दिन पहले जो मैं पेपर करवाया हूँ, क्या हूबहू वो पेपर आते हैं, ऑप्शन सहित आते हैं बच्चों एग्जाम में, ठीक है। तो लंबा अनुभव है पढ़ाने का, लंबे समय से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो 97 मार्क्स भी आए हैं। इसीलिए 90 प्लस मार्क्स तो सारे बच्चों के, जो इतिहास कभी सही से नहीं पढ़े ना, इस बैच को ज्वाइन किए तो 90 प्लस तो आना तय है। और थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और थोड़ा मेहनत किए तो इस कैटेगरी में। और इसमें देखते हैं 2024 का ये है, 2024 का। अब 2025 में देखते हैं, तनु, ठीक है, तनु नाम था उनका, दुल्हिन बाजार उनका घर है, ठीक है, तनु कुमारी नाम था, ये 3rd रैंक था पूरे बिहार में, ठीक है। और हम लोगों ने आर्ट्स में पिछले बार 5 में से 4 टॉपर अपने यहाँ से था, ठीक है, फर्स्ट टॉपर्स को छोड़ दे तो। अब आप कहेंगे कि सर हम सफर बैच में हमें मिलेगा क्या? तो इसमें बाबू आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी। यानी कि जब हम पढ़ा रहे होंगे तो एक टॉपिक हम खत्म करेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि बाबू किन्हीं को कोई डाउट है, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग पीपीटी से ऐसे नहीं, ये लिखा रहेगा हम पढ़ते चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम बहुत सारी चीजें आपको लिख करके बताएंगे, समझाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपको देंगे, ठीक है। एक बड़ा टॉपिक है, उसको किस तरीके से शॉर्ट में लिखना है कि हमें सब्जेक्टिव लिखने में दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्टिव तो हर कोई कर लेता है, ऑब्जेक्टिव 2000 कर लेंगे, 4000 कर लेंगे, सर 50 सही कर लेंगे, 40 सही कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो आप 100% बनाएंगे। कल को बोर्ड क्या करे, 100 ऑब्जेक्टिव सभी पूछे जा रहे हैं, 50 का जवाब देना है, कल को 50 ही पूछने लगे तो भी मेरे बच्चे 50 में 50 बनाएंगे। लेकिन बात आती है सब्जेक्टिव की, तो लाइव क्लास में क्या होगा कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते चलूंगा। आप कितने भी कमजोर हैं, जब तक कि आप समझ ना जाए मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, ठीक है। ये लाइव क्लासेस रहेंगे, मान लीजिए लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही है, आपको लगता है कि सर हम लाइव क्लास नहीं कर पाए, भैया का शादी था, मौसी के यहाँ चले गए, नानी के यहाँ चले गए, 1-2 दिन छूट गया, तो उसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पे पड़े रहेंगे, ठीक है। बाद में भी आप क्लास को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पे पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर देखिए पीडीएफ नोट्स जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके पीपीटी तो मिलेंगे, और शॉर्ट नोट्स
मेरे हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स होंगे, वो आपको डेली जैसे ही आज क्लास खत्म होगी, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ाया, हड़प्पा सभ्यता में एक शानदार मैप बना करके उस पर सारे स्थलों को मैंने बताया, तो वो मैप आपको मिल जाएगा, यानी कि एक पेज में पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, वो आपका शॉर्ट नोट्स होगा। विस्तृत नोट्स आपको अपलोड किए ही जाएंगे। तो दो तरह के हम लोग देते हैं, एक तो पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स होगा जो हैंड रिटेन होगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सारे चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ाएंगे तो पूरे चैप्टर्स को खत्म करेंगे, फिर उसके स्पेसिफिक सारे के सारे जितने सारे उससे बन सकते हैं एमसीक्यू वो करवाएंगे, फिर उसके साथ साथ जितने सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे आपको, हिस्ट्री जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, पॉलिटी अलग सर पढ़ाएंगे आपको, ज्योग्राफी अलग पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, ठीक है, होम साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट जो है अलग अलग टीचर्स आपको सेपरेट तरीके से पढ़ाएंगे। ये नहीं होगा कि हम जैसे कि देखिए पढ़ाने के लिए मैं भी सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसके माध्यम से जैसे ही चैप्टर क्लियर होगा, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, फिर जब लास्ट में पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त हो जाएंगे तो वहां पे फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डाउट सेशन अगर आपको लगे कि कोई सर मेरे मन में सवाल चल रहा था, मैं लाइव क्लास कर रही थी या कर रहा था तो मैं नहीं पूछ पाया, तो मुझे पूछना हो तो क्या करूं, तो आस्क डाउट करके मेरा एक सेक्शन है, जब एजुकेशन बाबा ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें नीचे देखेंगे आस्क डाउट करके सेक्शन है, वहां पे आप अपने लिख देंगे डाउट्स, वहां पे आपको जवाब मिल जाया करेगा, ठीक है। बाकी देखिए डेली क्विज होगा, ये चीजें मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आंसर आपको करवाया जाएगा, और क्लास में ऐसा नहीं है, क्लास में मैं एक कॉपी बना करके पूरी तरीके से उसमें कैसे लिखना है, कहाँ से क्या छोड़ना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये तमाम चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। आपके कोई भाई बहन अगर हमसे पढ़े होंगे, ठीक है, उनसे पूछिएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा, अगर वो आपको सजेस्ट करे तो जरूर एजुकेशन बाबा को ज्वाइन कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो पिछले 10 साल के, ठीक है, पिछले 10 साल के नहीं, हम लोग 15 साल के करवाएंगे, पिछले 15 साल के प्रश्नों को क्या करेंगे, आपको हल करवाएंगे, क्लास में ही 15 साल के प्रश्नों को हल करवाएंगे, एकदम प्रश्न को ऐसे नहीं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, क्यों हुई, किसने किया, ये तमाम चीजें वहीं पे हम लोग सॉल्व करवाएंगे, यानी कि 360 डिग्री में क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर गेस क्वेश्चंस की बात करें तो गेस क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, इस बार भी गेस क्वेश्चन जो लगभग के लगभग उसी से आए, हम लगभग 200 से 250 प्रश्न आपके एमसीक्यू में देते हैं, 200 से 250 प्रश्न, इसी में से आपके 100 प्रश्न आएंगे, इसी में से आपके 100 प्रश्न आ जाते हैं, लगभग हूबहू आते हैं, और सब्जेक्टिव प्रश्न में 100 भी नहीं दिए थे, इस बार तो हम बहुत कम दिए थे, सब्जेक्टिव में आपके 50 प्रश्न, इसी में से आपके लगभग प्रश्न होंगे, लगभग प्रश्न होंगे, इस बार 38 ही प्रश्न दिए थे, जितने आपके एग्जाम में रहते हैं उतने ही दिए थे, बाद में मैंने उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा था तो उसमें सबके सब प्रश्न आ गए थे, यानी कि लास्ट में जो आपको अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, जहां से यहाँ पे तो 70 और 90% तक लिखा हुआ है, लेकिन 2024 में और 2025 में लगभग 90 to 99%। अब क्या होता है ना कि बाबू एक अनुभव हो गया कि बोर्ड क्या पूछेगा समझ में आ जाता है, कि इस बार ये पूछा है तो अगली बार ये पूछने की संभावना है, अब वो आ गया। शुरुआती दौर में हम लोग के भी 70 से 80% प्रश्न ही मैच करते थे, लेकिन अब तो 90 to 99% मैच करता है, 1-2% तो मैच कभी नहीं करेगा, 100% तो मैं कह नहीं सकता हूँ, 1-2% तो किसी का भी मैच नहीं करता है, लेकिन अब इतने अनुभव हो गए हैं कि लगभग 95% तक प्रश्नों को सीधे सीधे मैच करवाते हैं, सीधे सीधे मैच होते हैं, ठीक है। वो उसके लिए अगर आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब पे ही कुछ लेक्चर्स पड़े, वहां से देख लीजिए, आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा, ठीक है, कि सर क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ऐसे भरोसा नहीं करना है किसी पे। फिर देखिए स्टेप वाइज कैसे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स उसी समय अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पीडीएफ नोट्स देने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट लिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, चैप्टर 5 मान लीजिए कोई चैप्टर खत्म किए, चैप्टर नंबर 1 खत्म किए, तो उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न होंगे, जितने सारे आपके डाउट्स होंगे, आप टेस्ट में कहेंगे सर यहाँ पे डाउट हो रहा था, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था, ये वाला नहीं बना था, तो फिर हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करने वाले हम लोग, इस तरीके से हम लोग इतिहास को आगे लेकर के बढ़ेंगे। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो इन दोनों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, 9507494980, उसके बाद 9534451271, ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।
हमारी टीम आपको पूरी तरीके से सहायता करेगी। उसके बाद देखिए, अब आप कहेंगे कि सर पैटर्न क्या होता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। पैटर्न में कैसे कैसे 1 नंबर के प्रश्न कितने होते हैं, 2 नंबर के कितने होते हैं, 5 नंबर के कितने होते हैं। देखिए, पैटर्न में तो सबसे पहले 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इसी को आप लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, यानी कि दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव में आपके क्या होते हैं बाबू, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न होंगे, इसमें से किन्हीं 50 का किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, ऑप्शन को गोला में रंगना है, ठीक है। ऑप्शन रहेंगे, उसको 4 गोले रहेंगे, उसमें से एक को आपको रंगना है इस टाइप से, ठीक है। ये आपका 50 नंबर, ठीक है। टोटल आपके कितने नंबर के होंगे, 100 मार्क्स के, ये 100 मार्क्स के, ठीक है। तो 50 मार्क्स यहाँ से, 50 मार्क्स यहाँ से, और यहाँ से 50 मार्क्स, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। इसमें क्या होंगे, 2 मार्क्स के प्रश्न होंगे, यानी कि 2 नंबर के वाले प्रश्न होंगे, और इसमें 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे। अब आप कहेंगे कि सर 2 नंबर वाले कितने, तो 2 नंबर वाले आपके 30 प्रश्न, ठीक है। 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न, और किन्हीं 15 का आंसर लिखना है। किन्हीं 15 का उत्तर लिखें, यानी कि 15 इंटू 2, यानी कि 30 मार्क्स आपके यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका 5 नंबर वाला जो प्रश्न होगा, इसमें आपको कितने, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 प्रश्न, और किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखें, यानी कि 5 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपके 20, ठीक है। ये इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। तो यानी कि 100 प्रश्न यहाँ से रहेंगे, 30 प्रश्न यहाँ से रहेंगे, और 8 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। इसमें से 100 में से आपके 50 के उत्तर देने हैं, इसमें से 30 में से 15 के उत्तर देने हैं, इसमें से 8 में से 4 के आंसर देने हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से हमको चीजों को, अब देखिए, ये 100 नंबर वाले तो गारंटी है कि सब बच्चे 50 से 50 लाएंगे, 50 से 50 सब लाएंगे। यहाँ पे आती है बात, 5 नंबर वाले प्रश्नों को कैसे तैयार करना है, और 2 नंबर वाले प्रश्नों को, जिस जिस चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, जिस जिस चैप्टर से पूछने की संभावना है, उन सब पे हम लोग शानदार तरीके से वर्क करेंगे। क्लास में जैसे चैप्टर खत्म होगा, हम चीजों को लिख करके आपको बताएंगे। फिर अगली क्लास में आपको कहेंगे कि बाबू ये वाला प्रश्न आप लिख करके लाइएगा। आप जब लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे, फिर उससे आप अपने आप को मैच करेंगे, तो आपको लगेगा अच्छा सर ये करना था, अच्छा ऐसे आंसर लिखाता है। तो यानी कि हम पिछले देखे हैं 2024 वाले बैच में बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्टिव प्रश्न लिखने में दिक्कत होती थी। बहुत सारे बच्चों ने बाद में जाकर के उम्मीद बैच को ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम स्पेशल में ज्वाइन किया। तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट पड़े थे कि सर काश हम सफर बैच ले लिए होते, तो हम इतना कर लेते, उतना कर लेते, इतना में सर इतना कर रहे हैं, बहुत हम अच्छा कर लेते। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताव का फायदा, ठीक है। तो जब बात आती है कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, ठीक है, आर्ट्स में मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, आगे चल करके आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करनी है, ऐसे एग्जाम की तैयारी करना है जहां पे क्या होता है, मेंस का पेपर होता है, जहां पे आपके प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक आंसर राइटिंग स्किल हम डेवलप करवा देंगे कि आंसर राइटिंग किस तरीके से किया जाता है, कैसे प्रश्नों के आंसर देने हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न समझ में ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो ये सारे पैटर्न आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे हम सफर बैच में, ठीक है। हम सफर बैच में मिलेंगे, फिर हम लोग आगे से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़
आप अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत जम के पढ़ाई करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।